टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी में। एक तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपकी बॉडी में पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम किससे जानते हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके लिए आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। आपकी फिर बॉडी उन सेक्रीशंस को के हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है या एक्ट करती है या रिएक्ट करती है। तो ये आपकी सारी जो कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम से होती है, और जो आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम से होती है। फिर यहाँ से आगे चलें तो एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उनमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों होती हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं उनमें आपने कभी किसी प्लांट को मूव होते हुए देखा है? चलते हुए किसी प्लांट को देखा है? देखे? नहीं देखा। तो प्लांट्स में इसी तरह बॉडी के फंक्शंस या ऑर्गेनिज्म के फंक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आती, आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। और जाहिर है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के आगे हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेन वगैरह इन्वॉल्व हो रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड और जो प्लांट है उसके लिमिटेड फंक्शंस होने की वजह से या उसके अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का भी पूरा सिस्टम नहीं होता और उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, साथ फिर तुम मुझे क्वेश्चंस का कहते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनिमल्स में किस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है और प्लांट्स में कौन सी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। फिर ये भी बन सकता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन किस सिस्टम के जरिए होती है और जो आपकी कौन सी है केमिकल कोऑर्डिनेशन है बॉडी में वो किस सिस्टम के जरिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिटवीन द लाइंस आपके पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देख लिया करें। अब आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो सामने एक डायग्राम बनी हुई है, नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, लेकिन आपको ये वाला जो सामने एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है या एक क्या कहना चाहिए इसको, हाँ फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें यानी इस कॉन्सेप्ट की या इसकी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो आपके इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनके अंदर कोई चेंज आता है, उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम जहाँ पर बैठे हैं इस कमरे के एक कोने में या तो एक ज़ोरदार आवाज़ आ जाती है या आग लग जाती है या कोई और इस तरह की चीज़ होती है जो कि इन्वायरमेंट में चेंज लेके आ रही है, तो फिर उस चेंज को हम नाम क्या देंगे, स्टिमुलस। ठीक है, अब वो स्टिमुलस जैसे अगर फर्ज करें जोरदार धमाके बल्कि आग लग गई है एक कोने पे, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट उसको डिटेक्ट करता है? ब्रेन तो करता है, लेकिन आपकी कौन सी सेंस काम करती है तो आपको पता चलता है हाँ यार वहाँ पे आग लगी हुई है? वो तो कर ही जाइए जो करना है, लेकिन हाँ एक साइट काम करती है और स्किन काम करती है। टच तो नहीं कर सकेंगे आपको जाके, लेकिन स्किन काम करती है जो कि हीट को रिसीव करती है या हीट के लिए रिसेप्टर है। और इसके अलावा यहाँ अगर हम इन दो चीज़ों की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें क्या हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, नोज और स्किन जो है ये रिसेप्टर्स हैं। अब ये जो उन्हें एक सिग्नल मिला कि आग लगी हुई है, ये इस सिग्नल को भेजते हैं किसकी तरफ, ये इस सिग्नल को भेजते हैं ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। डिपेंड करता है कि आग कहाँ लगी है, किस तरह की है और उसका स्केल क्या है, और अकॉर्डिंगली ये मैसेज या तो ब्रेन की तरफ जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। अब जैसे अगर आपको, जैसे कुछ बच्चों ने अभी कहा कि आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपको हैंड से पता चलेगा या स्किन से या टच करने से पता चलेगा। तो अगर आग वो वाली जो आपको हाथ लगाने से पता चली है
तो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। और आप हाथ बगैर सोचे, यानी आप जानबूझकर पीछे नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाथ पीछे हट जाएगा या आप हटा लेंगे बगैर सोच को इन्वॉल्व किए हुए। तो ये एक्शन कहाँ से हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इस तरह के एक्शन को क्या कहा जाता है, वो तो अनकॉन्शियस लेवल, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह के एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ठीक है, कि जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर उसी आग को आपने एक दूर से देखी थी, आग लग गई थी जो कि बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते मेरी तरफ आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आग लग गई है और वो आपकी तरफ बढ़ रही है या वो ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज कहाँ भेजेंगे, ब्रेन के पास भेजेंगे। फिर ब्रेन उसको समझेगा और अकॉर्डिंगली जो आपके टांगों, हाथ, बाजुओं और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, जो मसल्स आपके भागने में इन्वॉल्व होंगे, उनको मैसेज भेजेगा। या अगर आप चीखने का फैसला कर लेते हैं तो वो मसल्स को भेजेगा जो कि चीखने में इन्वॉल्व होते हैं। और ये मैसेज किसके ज़रिए आता है, ये न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो खैर, मैं बता रहा था कि वो मैसेज जो है वो ख़ास किस्म के मसल्स की तरफ आता है, और जब वो उन मसल्स की तरफ आता है तो वो मसल मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उन मसल्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, अफेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा लूप सा बनता है। ये आपकी कोऑर्डिनेशन कौन सी है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। और जैसे आपकी वायर होती है, जैसे मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ और लाइट चल जाती है, तो इसमें जो है वो बटन जब हम दबाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है जो कि बटन से मैसेज कहाँ लेके जाती है, लाइट में, और लाइट जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से तरीका यही होता है। प्रॉपर कॉपर की वायर्स हमारी बॉडी में नहीं है, लेकिन ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके ज़रिए जो है वो मैसेज रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन से अफेक्टर की तरफ आता है। लेकिन उसमें न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, लेकिन उनका जो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, और उन सिग्नल्स को हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कौन सी कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी जिसमें वो एक बंदा था, वो दो बंदों के आपस में जो है वो नर्व्स वगैरह कनेक्ट कर देता है, और एक बंदा जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है, उसने ऐसी जगह से वो वायर कनेक्ट की होती है दूसरे बाजू की, कि वही मसला, अब जैसे मैंने अगर फ़र्ज़ करें मुझे और साथ को कनेक्ट कर दिया है, अल्लाह ना करे कि मुझे और साथ को कनेक्ट कर दिया गया है, और वो चाहे कि मैं पढ़ाऊँ ना और क्या करूँ, इसी तरह मुंह चलाऊँ जिससे वो कुछ चबा रहा है या उसके मुंह में कुछ है, मूवमेंट हो रही है, तो क्या होगा कि मैं चाहते हुए भी बोल नहीं सकूँगा, बल्कि उसके सिग्नल मेरे उन मसल्स तक पहुँचेंगे जो कि मेरे मुंह की मूवमेंट को जो है वो क्या करती है, मैनेज करती है। और वो इस तरीके से पूरी जो है वायरिंग की गई थी। तो खैर, आपको बताने का ये सारा मकसद यही था कि जो आपके रिसेप्टर से ब्रेन में और ब्रेन से अफेक्टर में मैसेज आता है वो नर्व्स के ज़रिए आता है या न्यूरॉन्स के ज़रिए आता है, और जो इम्पल्स है, जो कैरियर है, वो क्या कहलाती है, वो नर्व इम्पल्स कहलाती है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं किसकी तरफ, एंडोक्राइन की तरफ, या एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ, केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि एक बंदा कहता है कि जी मैं खाने को देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, या इससे रिलेटेड, इससे मिलती जुलती कोई बात की जाती है, तो वो पानी क्यों आता है, या आपका मुंह गीला गीला होना शुरू हो जाता है जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको आपको खाने या पीने का दिल कर रहा हो, तो उसकी क्या वजह है। हाँ, अच्छा, ये बता दें कि आपके मुंह में जो सलाइवा आता है उसका क्या रोल होता है, वो क्यों आता है, उसका कोई मकसद तो होगा। हाँ, खुश ना रहे, और हाँ, उसके अलावा खाने से रिलेटेड इसका कोई रोल है, क्यों नहीं है। खाने से रिलेटेड इसका ये रोल है कि एक तो ये कि खाने को नरम करने में हेल्प करता है, ताकि वो खाना नरम हो तो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सही तरीके से फ्लो करे और बोलस की फॉर्म में वो चला जाता है।
और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो खाने के अंदर से ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके मुंह में ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर लेते हैं। तो सलाइवा का एक प्रॉपर मकसद है कि जब हम खाने का इरादा करते हैं तो वो सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में इंसुलिन है और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये इंसुलिन हो गई या ये सलाइवा हो गया, ये प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसी तरीके से काम करता है। इनफैक्ट ये जो आपका सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी या इंसुलिन जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ये भी एक रिएक्शन ही होता है और जिसके ज़रिए जो है वो बॉडी क्या होती है, इस काबिल होती है कि वो ब्लड के अंदर सारा ग्लूकोज वगैरह या डाइजेस्टिव जो आपकी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सके। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर स्टिमुलस की बात हो रही है। इस केस में स्टिमुलस क्या होगा, इस केस में आपका स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करेगा कि आपके बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं। और फिर आगे चलें तो इनके ज़रिए बॉडी पार्ट में जहाँ पर कोई चेंज आता है, स्टिमुलस आता है, वो डिटेक्ट होता है और मैसेज किसकी तरफ जाता है, मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जाता बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ जाता है। वो स्पेसिफिक ग्लैंड, ठीक है, जिसने यहाँ पर काम करना होता है, उस ग्लैंड की तरफ मैसेज आता है और फिर ये ग्लैंड क्या करता है कि अफेक्टर्स को, जैसे अगर लिवर में जूसेस प्रोड्यूस होने हैं जो कि पेप्सिन वगैरह जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड उन लिवर को मैसेज भेजेगा कि आप वो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करो जिसकी बॉडी को क्या है, ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं वही सलाइवा की, तो उसके लिए मैसेज कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ से आपके मुंह के अंदर जो उसके ग्लैंड्स बने हुए हैं उनमें जो है वो मैसेज आता है और सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जो भी आपकी सेक्रीशंस होती हैं उनके स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं जहाँ पर जो है वो मैसेज और ये सारी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। ठीक है, अब जैसे ब्रेन का पहले वाले पार्ट का तो हमने सारा देखा कि किसके जरिए मैसेज आ रहा था, न्यूरॉन्स के जरिए। लेकिन इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज है वो ब्लड के जरिए जाएगा कि ब्लड में जब किसी एक खास चीज़ की क्वांटिटी या किसी एक खास चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, जब वो उस ग्लैंड या उस बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड के पास से गुजरेगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि फलानी चीज़ ज़्यादा हो गई है और उसको कम करना चाहिए। जैसे अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि आपके रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स की तरफ मैसेज आता है कि आप इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करो। जब वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आई हुई होती है वो जो है वो सही जगह पर, सही ठिकाने पर पहुंच जाती है और ब्लड में से उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही है, तो इस तरीके से जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा होता है। अभी मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कोऑर्डिनेशन की टाइप्स क्या होती हैं, ब्रॉड आपको मैंने बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? रीना, सिमर, ठीक है, चले।